नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले में 4 दिसंबर से शुरू होगी भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पदाधिकारियों ने दी जानकारी। पोक्सो प्रकरण में दोषी व्यक्ति को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया सरकारी योजनाओं का बखान। कहा, बेहतरीन काम कर रही है सरकार। हनुमानगढ़ बठिंडा के बीच लोकल ट्रेन शुरू करवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने सांसद निहाल चंद को सौंपा ज्ञापन। जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए ब्रिज कोर्स से शुरू करवाने की मांग को लेकर समाजसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। 4 दिसंबर से शुरू होने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर सोमवार को भाजपा की ओर से जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होगी। हनुमानगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 5 रथों के जरिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इसके तहत गाँव में ग्राम चौपाल वैन नुक्कड़ सभा कर 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही कांग्रेस सरकार की विफलताओं से जनता को अवगत करवाया जाएगा। जन आक्रोश यात्रा को लेकर सोमवार को भाजपा की ओर से जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी दर्शक सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से एक महत्वाकांक्षी योजना पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रखी है। इस योजना को जनता के सहयोग से शानदार तरीके से सफल करने में भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को हैं। कांग्रेस के 4 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, हिंदू विरोधी कार्यकाल को गली गली तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं के लिए 5 रथ आएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 रथ के जरिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। जिले में शानदार तरीके से इस यात्रा का आगाज हो, इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को बैठक हो चुकी है। जिले में 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। जन आक्रोश यात्रा का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। पहले दिन 4 दिसंबर को पूरे जिले भर में 5 जगह जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होगी। 5 विधानसभा क्षेत्रों में ऐतिहासिक व प्रतीकात्मक स्थानों से जन आक्रोश यात्रा शुरू की जाएगी। एक दिन में 10 ग्राम चौपाल व नुक्कड़ सभाएं करने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। उन्होंने कहा कि 10 दिन तक यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए विधानसभा के प्रत्येक गाँव तक पहुँचने का प्रयास रहेगा। ग्राम चौपाल व नुक्कड़ सभा के जरिए कांग्रेस सरकार के कुशासन में हुई भ्रष्टाचार, अत्याचार को जनता तक पहुंचाया जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि समस्या के बगैर कोई व्यक्ति सड़कों पर नहीं घूमता। उन्होंने कहा कि जिले में यूरिया डीएपी की किल्लत से किसान परेशान है। किसान को यूरिया डीएपी के साथ अन्य उत्पाद लेने के लिए दुकानदार की ओर से मजबूर किया जाता है। इस बार नरमा की फसल में काफी नुकसान हुआ है। सरसों में बीमारी फैली हुई है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी इस बीमारी का नाम तक नहीं जानते। अधिकारी कार्यालयों में बैठे वेतन ले रहे हैं। जिले में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। नशा जिले में बड़े स्तर पर फैल चुका है। कई युवा नशे की गर्त में धंसकर अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। सांसद निहाल चंद ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में ऐसी नकारा, निकम्मी और अकर्मण्य, भ्रष्ट और अराजक सरकार राजस्थान की जनता ने पहले कभी नहीं देखी। इसकी वानगी किसी न किसी घटना के रूप में प्रतिबंधित होती रहती है। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शासन में जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के रथों को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से रवाना कर जन आक्रोश यात्रा का आगाज करेंगे। 1 दिसंबर को इस जन आक्रोश यात्रा का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 51 रथों की रवानगी जयपुर से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक 200 रथ जाएंगे। 1 दिसंबर को जयपुर से प्रदेश भर के लिए रथों की रवानगी होगी। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को जिलों से रथों की रवानगी होगी। 3 और 4 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों के साथ आक्रोश यात्रा की शुरुआत होगी। 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में यह रथ गाँव-गाँव, गली-गली और डगर-डगर जाएंगे। करीब 20,000 चौपालें इस दौरान होंगी। नुक्कड़ सभाएं होंगी। पूरे प्रदेश में 2 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद निहाल चंद, दशरथ सिंह, संगरिया विधायक गुरदीप शामिनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, रामकिशन भाकर, जुगल किशोर, नगर परिषद पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बड़ी सरकार वो पूर्ण रूप से विफल रही। चाहे किसान के कर्जा माफी की बात हो, चाहे युवा के रोजगार की बात हो, इस पार्टी में कोई स्थान नहीं। इस पार्टी का मूल सिद्धांत, चाहे आज किसी की कोई विचारधारा, साल चरित्र, चेहरा, ईमानदारी और समर्पण, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, वो कोई भी किसी भी दल में हो, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है। कोई धन बल की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर ये दोष है, साल चरित्र, चेहरा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल नहीं करेगी। इनके तीनों के मुंह से किसी हनुमानगढ़ जिले में किसी जगह यहाँ अपने बैठे इसी कुछ दूरी पर इन्होंने ये सब बात कहकर जनता को ये वादा करके ये सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार इन सब बातों में विफल रही। दिनांक 27 नवंबर को जन आक्रोश यात्रा की थीम सॉन्ग लॉन्च किया।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने एक कॉल नंबर 8140200200 जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश दर्ज करा सकेंगे। साथ ही कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के कुशासन को लेकर एक चार्जशीट जारी की गई है और वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिस पर जन आक्रोश यात्रा से संबंधित सारे कार्यक्रम अपडेट रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में जंगलराज, कुशासन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी 200 सीटों पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक जन आक्रोश यात्रा रथ के द्वारा शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा द्वारा उस रथ की शुरुआत करेंगे। 28 नवंबर को सभी जिला केंद्रों पर हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आगामी कार्य की रूपरेखा हम लोग तैयार किए। 1 दिसंबर को जन आक्रोश अभियान का शुरुआत होगी। इस जन आक्रोश यात्रा का आरंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब 51 रथों की शुरुआत जयपुर से करेंगे और वो 200 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 200 रथ तैयार किए हैं। 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा हमारी रहेगी। 1 दिसंबर को जयपुर में प्रदेश भर के लिए रथों की रवानगी होगी। 2 दिसंबर को जिलों से रवानगी होगी। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों के साथ आक्रोश यात्रा की शुरुआत होगी। 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में यह रथ गांव-गांव, गली-गली और डगर-डगर जाएंगे और 20,000 चौपाले हमने तय किए और नुक्कड़ सभाएं होगी। 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के 8 करोड़ लोगों तक इस यात्रा का संदेश भिजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। में ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान की प्रत्येक दीवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसे बोलने लग गई है। 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के और कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। वो तो भविष्य इस गर्भ में है कि कांग्रेस 4 साल बाद उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसी नाकारा और निकम्मी, अकमरे, भ्रष्ट और अराजक सरकार केवल हम लोग मंच पे बैठे नहीं कह रहे, राजस्थान की जनता भी आज ये बोल रही है। उन्होंने भी ऐसी सरकार कभी नहीं देखी होगी। उनकी वानगी किसी न किसी घटना के रूप में प्रतिबंध होती है। एक अजीब दृश्य जब होता है जब शमशान घाट में समान में नवजात के शव को नोचते होंगे। जैसा कि निहाल जी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता के सामने रखी है, जो जनता के सहयोग से खूब शानदार तरीके से उसको सफल करने लगे। हिंदू विरोधी चल रहा है, उसको गली गली तक बीजेपी कार्यकर्ता के माध्यम से जनता को साथ में लेकर जनाक्रोश यात्रा ये पार्टी का आयोजन है, जिसमें सभी 200 विधानसभाएं, यानी हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले की 500 विधानसभाओं में 5 रथ आएंगे। और जैसा कि मुझे यहाँ पर जिले का काम दिया गया है पार्टी की ओर से, तो कल आदरणीय जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में अक्षर राम प्रसाद जी के मार्गदर्शन में यह हमारे जिले की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें पूरी विधानसभाओं के हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी कल आए थे और जिले में शानदार तरीके से यात्रा का आगाज हो और शानदार तरीके से 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक हर विधानसभा में यात्रा चले, उसका रूट मैप 1-2 दिन में बन जाएगा और विधानसभा वाइज वो वहां पर
प्रेस के मित्रों को भी बता दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि 4 दिसंबर को पूरे जिले भर में 5 जगह यात्रा की शुरुआत होगी हर विधानसभा में। जैसे भाजपा वालों ने तय किया कि गोगावड़ी से हम प्रारंभ करेंगे, दोहर वालों ने तय किया कि हम पल्लू में माता जी के मंदिर के यहाँ दर्शन तय करेंगे। इससे अपने अपने विधानसभा में मीटिंग अभी होनी है और ऐतिहासिक और सिंबॉलिक स्थान से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। एक दिन में 10 ग्राम चौपाल और 10 नुक्कड़ सफाई ये करने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। 10 दिन तक यात्रा हर विधानसभा में चलेगी और करीब विधानसभा के हर पंचायत हेडक्वार्टर तक हम जाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य रखा है। फालतू काम का सड़कों को नहीं है और मेरे ख्याल से जितना मेरे को जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी पत्रकार बंधुओं को होगी और होनी भी चाहिए। सबसे पहले तो इस मौके पर मैं थोड़ा पढ़ा था मैंने, लेकिन ये जानकारी चाहता हूँ कि किसान के पास में पहली चीज पानी होना चाहिए, दूसरी चीज है उसके पास जमीन हो। जब दोनों एलिमेंट हो तब जाकर के फसल आगे बढ़ती है, उसका परिश्रम है वो हल्का है। आपके हमारे इस क्षेत्र के बारे में विशेष तौर से यूरिया और डीएपी की दोनों की शॉर्टेज है और हमने पार्टी के साथियों ने मिलकर एक नहीं मेरे ख्याल से 2-3 दफा ज्ञापन भी दिए कि इसकी कमी है। और आज की तारीख में वैसा चक्कर ये है कि अगर कमी है कोई चीज नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन आप किसान किसी के पास में जाता है, दुकानदार के पास में, तो वो शर्त रखता है कि इतना सामान और लोगे तो तुम ले जाओ। अब पहले तो उसके पास में यूरिया डीपी है नहीं, सामान देने से कहा से आ जाता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर। दूसरा, इस बार नरमे की फसल में आप सब लोगों को जानकारी है कि काफी नुकसान हुआ। अब सरसों की फसल में एक बीमारी है, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर वाले अगर वो बीमारी का नाम ही मुझे बता दें तो कम से कम तसल्ली तो बैठे। आप जाकर के उनके ऑफिस से पता कर लो और कलेक्टर साहब से भी पूछ लो, आया आपने बुला करके या वो रहते हैं फील्ड में गए हैं कि सरसों में क्या बीमारी इतनी भयंकर रूप से किसान ने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में वो बुआई करने के बाद में पानी लगाने लगा तो पानी के लिए लगाते ही 3 दिन नहीं 14 दिन उसमें बीमारी आ जाती। तो वो तो बाद में पानी मिलेगा कहाँ से, पहले नहीं मिला तो बाद में कहाँ से मिलेगा। ताजा उदाहरण एक मैं आपको एक इधर नहर अपने SSW हनुमानगढ़ टाउन के दक्षिण साइड में, वहां पर उस नहर में भाई साहब बड़ी शोचनीय स्थिति तो ये है कि जब वहां पर चुनाव हो गए, उनके अध्यक्ष बन गए, तो वो नहर में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने का काम उनका है। आज की प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा में इस जंगलराज, कुशासन और भ्रष्टाचारी सरकार प्रदेश की गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गांव और ढाणी तक जाकर जनता का समर्थन हासिल करके और इस सरकार को 2023 से पहले ही सदा के लिए विदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। आज इसको लेकर प्रेस वार्ता थी क्योंकि ये प्रदेश सरकार, इसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार, दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर ठगी, जो युवा साथी है उनको नौकरी के नाम पर ठगी, सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगा डीजल और पेट्रोल तो राजस्थान में। इन सब बातों को लेकर चाहे इस जिले की नशे की बात करें, चाहे जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार की उसको धाराशाही करने का इन्होंने जिस तरह काम किया, ये सारी तमाम बातें लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। 4 से 14 तारीख तक 5 विधानसभा में 5 रथ होंगे और प्रत्येक गांव और ढाणी तक जाकर जनता का समर्थन, जनता जागृत है लेकिन उनका समर्थन हासिल करके इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। पोक्सो प्रकरण में एक व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर अदालत ने उसे 7 साल की सजा से दंडित किया।
पोक्सो अदालत के न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने पोक्सो प्रकरण में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को 7 साल की सजा से दंडित किया है। उन्होंने अदम अदायगी के रूप में 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर रचपाल सिंह चहल ने बताया कि एक व्यक्ति ने दिनांक 15/7/2019 को महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बेटी स्कूल के लिए डबल ठान जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति उसे बहला फुसला कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अन्यत्र ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने अनुसंधान किया और करणी सिंह पुत्र भीम सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 भट्टा कॉलोनी को इस संदर्भ में नामजद किया गया। नामजद कर जांच प्रारंभ की गई और मामला अदालत में चला। आज अदालत में न्यायाधीश ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 7 साल की सजा से दंडित किया। वर्ष 2019 में पुलिस थाना महिला में प्रवादी ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसका बेटा और बेटी घर से स्कूल जाने के लिए रवाना हुए थे। डबली रिठान में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लेके उनको जबरदस्ती ले गया। तो उस पर पुलिस ने जांच की और मुलजिम करनी पुत्र भीम सिंह उम्र 32 निवासी भट्टा कॉलोनी के खिलाफ विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर FIR संख्या 242/19 पुलिस थाना महिला में दर्ज हुई थी, जिसमें 363, 366, 354 कैट IPC और पॉक्सो एक्ट 9M/10 में मुलजिमों के खिलाफ चालान पेश किया गया। आज माननीय न्यायालय ने ट्रायल पूरा होने पर मुलजिम को दोषी करार देकर सजा सुनाई है, जिसमें धारा 363 में 3 साल की कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है और धारा 366 IPC में 7 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित कर दोषी करार दिया है और अदम अदायगी में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व में भी इस मुलजिम को पॉक्सो एक्ट में एक बार कन्विक्शन हो चुका है। राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने हनुमानगढ़ आगमन पर सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए समाज कल्याण बोर्ड बेहतरीन काम कर रहा है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा का कहना है कि हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है, जो सरकारी स्तर पर खोला जाना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार को प्रेषित किया जाएगा कि यहाँ पर इस तरह का एक प्रावधान किया जाए। गत बजट में बहुत बड़ा प्रावधान नशा मुक्ति लिए किया गया था। राज्य मंत्री ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला पंजाब से सटा हुआ जिला है। यहाँ पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री के कई उदाहरण मिल रहे हैं। युवा आबादी को इससे बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की महती आवश्यकता है। यह बात उन्होंने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ में कई ऐसे NGO हैं जो नवाचारों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा भी मानना है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो और खुशहाली हो। ऐसे में सरकार के साथ समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उन्होंने आज जिला मुख्यालय पर ऐसी समाजसेवी संस्थाओं के कार्यक्रम में शिरकत की, जो वंचित वर्ग के बच्चों को जूते पहनाने का काम ही नहीं, बल्कि कुछ बेटियों को गोद लेकर उनका बैंक खाता भी खुलवाने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के साथ साथ ऐसे सरोकारों से जुड़ने से समाज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। राज्य मंत्री अर्चना शर्मा ने कहा कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए समाज कल्याण बोर्ड काम कर रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, पेंशन योजना, मुफ्त बिजली सब्सिडी के माध्यम से किसानों को बिजली के माध्यम से 1,000 रुपए का फायदा देना आदि योजनाएं जनता को लाभान्वित कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने नवाचार कर जनता को लाभ प्रदान करने का काम किया है। जनता भी इससे लाभान्वित हुई है और सशक्त भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर सर्वस्पर्शी बजट के माध्यम से हर वर्ग को सशक्त करने का काम किया गया। इस कारण भी जिले में बाल विवाह रजिस्टर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सरकार के स्तर पर योजनाएं बेहतरीन है। जहां तक सरकार का गरीब बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम है, वह काम NGO के साथ मिलकर करें। आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर समाज में एकजुटता के साथ सरकार की योजनाओं को उस तबके तक ले जाएं जिससे इसकी सचमुच में जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समाज को समर्पित हैं। हमारा प्रयास है कि समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए समाज कल्याण बोर्ड सरकार का एक माध्यम बने ताकि जनता उससे लाभान्वित हो। विधानसभा चुनाव के सवाल के जवाब में श्रीमती अर्चना शर्मा का कहना था कि हर चुनाव में आशा होती है, उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि इस बार पहले से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सरकार बनाने में पुनः कामयाब होंगे। इस मौके पर राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
और जैसे कि आपको विदित है कि समाज कल्याण बोर्ड सिर्फ राजस्थान राज्य में संचालित है, इसे केंद्रीय स्तर पर भंग कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति व्यक्त करते हुए इसका पुनर्गठन किया है और इसकी नवीन जो अधिसूचना है उसका भी उद्देश्य है कि महिलाओं, बच्चों और वंचित तबके को लेकर के पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में हम काम करें। हनुमानगढ़ जिले के दौरे का उद्देश्य यही है कि यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत होकर आगामी समय में जो बजट आ रहा है उसमें जो भी रिकमेंडेशंस एनजीओज के माध्यम से या फिर यूँ कह सकते अधिकारियों का भी जो फीडबैक है उसको लेकर के हम सरकार को प्रेषित कर सकते हैं। अभी तक जितने जिलों का मैंने दौरा किया है वहाँ पर मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे द्वारा संचालित सभी सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। और बीकानेर के गत दिनों दौरे पर मुझे जानकारी मिली कि वहाँ का जो नारी निकेतन या जो बच्चों से जुड़े हुए सेंटर्स हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने इसका पीपीटी भी तैयार करवाया है ताकि ये हम लोग बता सकें किस प्रकार से सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के वंचित तबकों के लिए काम कर सकते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले में चूंकि पंजाब से जुड़े हुए जिले हैं ये बॉर्डर एरियाज पे, यहाँ पर एक विकराल समस्या है जो सब्सटेंस अब्यूज की है और मैं समझती हूँ कि एक ऐसी समस्या है जिसका निराकरण होना चाहिए ताकि युवा आबादी को उससे बचाया जा सके। और यहाँ हमें सुझाव दिया गया है कि यहाँ पर एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना चाहिए। गत बजट में मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बजट घोषणा की थी जिसके माध्यम से अवेयरनेस का काम होता है इसको लेकर के। अब हम इनकी इस सुझाव को सरकार को प्रेषित करेंगे ताकि मुख्य जिलों में जहाँ पर ये विकराल समस्या है वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जा सके। इससे तरह भी आपको सबको जानकारी की जो हमारा बजट गत वर्ष आया था वो सर्वस्पर्शी बजट था और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो एक तरह से जीवनदायिनी साबित हुई है और ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम विश्व के किसी भी देश में संचालित नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हनुमानगढ़ जिले में अधिकारियों एनजीओज की मीटिंग ली है और मैंने यह अनुभव किया है कि यहाँ पर बहुत से एनजीओज ऐसे हैं जो नवाचारों के साथ काम कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि समाज में यदि सब कुछ अच्छा हो, खुशहाली हो तो सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी मैंने आज एक ऐसे स्वयंसेवी संस्था के कार्यक्रम में शिरकत की जहाँ पर वो सिर्फ जूता पहनाने का ही काम नहीं करते गरीब बच्चों को, बल्कि उनका एक अकाउंट भी खोला है और एफडी करवा रहे हैं। तो ऐसे काम होने चाहिए और मैं समझती हूँ कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ ऐसे सरोकारों के जुड़ने से समाज को बहुत फायदा मिलता है। और हमने यहाँ ये भी अनुभव किया है कि ये क्या नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है जो सरकार के स्तर पर खोला जाना चाहिए। तो हम सरकार को प्रेषित करेंगे कि यहाँ पर इस तरह का एक प्रावधान किया जाए। गत बजट में एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया था अवेयरनेस को लेकर के नशा मुक्ति के लिए। हनुमानगढ़ जिला पंजाब से सटा हुआ जिला, यहाँ भी सब्सटेंस अब्यूज की बहुत सारी उदाहरण मिले हैं। तो इसमें आवश्यकता है कि युवा आबादी को इससे बचाने के लिए ऐसे केंद्र खोले जाएं और इसके साथ ही समाज कल्याण की समस्त योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए समाज कल्याण बोर्ड काम कर रहा है। और मुझे लगता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार योजना, पेंशन योजना, इसके अलावा मुफ्त बिजली या फिर सब्सिडी के माध्यम से किसानों को 1000 रुपये फायदा दिया जाना बिजली के माध्यम से, सब चीजें जनता को लाभान्वित कर रही है। राजस्थान ने नवाचार करके जनता को लाभ प्रदान करने का काम किया है और जनता इससे लाभान्वित हुई है और सशक्त भी हो रही है। देखिए, सरकार के स्तर पर तो हर वर्ग को सर्वस्पर्शी बजट देकर के सशक्त करने का काम किया गया। इसी के कारण आपने देखा होगा, आप लोग सब बहुत सक्रिय भी रहते हैं कि किसी भी जिले में बाल विवाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सरकार के स्तर पर योजनाएं बेहतरीन है। जहाँ तक सरकार का गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम है वो हम लोग एनजीओ के साथ मिलकर करें, क्योंकि उसको जोड़ा तो जा सकता है लेकिन रिटेंशन तभी हो सकता है जब ऐसे सुधी लोग साथ मिले जो इसको श्रम समझ करके और उसकी निरंतरता को कायम रखें। इससे आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर समाज में एकजुटता के साथ सरकार की योजनाओं को उस तबके तक ले जाएं जिसे इसकी सचमुच में आवश्यकता है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज के लिए वो सब योजनाएं जो सरकार की सारी योजना समाज को समर्पित होती है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, वो भी कर्मचारी समाज का एक हिस्सा है। इसके अलावा सरकार की जो रोजगार योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, पेंशन योजना है, हथलेवा योजना है, ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो हर व्यक्ति को या समाज के हर तबके को समर्पित है, सर्वस्पर्शी है। हम चाहते हैं समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हो और समाज कल्याण बोर्ड उसको लेकर के सरकार का एक माध्यम बने ताकि जनता उससे लाभान्वित हो। हनुमानगढ़ और बठिंडा के बीच लोकल ट्रेन शुरू करवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ और बठिंडा के बीच लोकल ट्रेन शुरू करवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने सोमवार को सांसद निहाल
निहालचंद को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने बताया कि सुबह के समय से हनुमानगढ़ से बठिंडा की तरफ जाने के लिए कोई लोकल ट्रेन नहीं है। शाम के समय में बठिंडा की तरफ से आने के लिए भी कोई लोकल ट्रेन नहीं है। लोगों को नौकरी, अन्य कार्य व व्यापार के लिए हर रोज डब्बा वाली बठिंडा की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन लोकल ट्रेन न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार सुबह के समय अगर 9 या 9:15 बजे लोकल ट्रेन बठिंडा पहुंच जाए तो हनुमानगढ़, संगरिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों को मंडी डबवाली, संगत मंडी, बठिंडा तक जाने के लिए बहुत सुविधा होगी और वहां से लोगों को दूर तक जाने के लिए आगे भी ट्रेन मिल सकती है। अगर शाम के समय 5, सवा 5 बजे बठिंडा से हनुमानगढ़ की तरफ लोकल ट्रेन चलाई जाए तो क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा होगी। नागरिकों ने सुबह के समय में हनुमानगढ़ से बठिंडा की तरफ जाने के लिए लोकल ट्रेन और शाम को बठिंडा से हनुमानगढ़ की तरफ लोकल ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ललित कुमार, हर्ष कुमार, मदन लाल सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। हम लोग संगरिया हनुमानगढ़ लोकल एरिया के बंदे हैं जो डेली मतलब ट्रैवलिंग करते हैं बठिंडा, डबवाली की तरफ, ठीक है, जो डेली काम करने के लिए लोग वक्त जाते हैं और एम्स बठिंडा में रोज मरीज जाते हैं, पर सुबह के टाइम इधर से जाने के लिए कोई सूटेबल गाड़ी नहीं है। सुबह 5 बजे के बाद इधर से कोई गाड़ी नहीं है। 10:30 के बाद गाड़ी 10:30 गाड़ी है, जो 10:30 वाली गाड़ी से बंदा जाके ना तो अस्पताल में कोई कुछ काम करवा सकता है। सुबह के टाइम में सूटेबल ट्रेन चाहिए हमें, ताकि मतलब लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही शाम को उधर से आने के लिए 2:15 बजे के बाद बठिंडा से कोई ट्रेन नहीं है, लोकल ट्रेन, उसके लिए बंदे परेशान होते हैं। 6:30 बजे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें हर कोई स्टेशन का रूट नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे उसमें सवारी रुक भी नहीं सकती। और ऐसे ही डबवाली से बस का भी सूटेबल टाइम नहीं है, तो लोगों को ना तो बस मिलती है ना ट्रेन मिलती है। इस वजह से लोग बहुत परेशान है। कोरोना टाइम से पहले जो ट्रेन चलाई गई थी बहुत सूटेबल ट्रेन थी। शाम के टाइम में वो थोड़ा लेट चलती थी, इस वजह से उसमें सवारी नहीं बन रही थी। उसी ट्रेन को अगर थोड़ा 1 घंटा पहले चला दिया जाए तो उसमें सवारी के लिए बहुत सूटेबल ट्रेन है और इस एरिया के लिए मतलब बहुत ही फायदेमंद ट्रेन है अगर वो चलवा दी जाए। इसीलिए हम लोग MP श्री निहालचंद जी से मिलने आए हैं कि ताकि ये ट्रेन जल्द से जल्द चलवाई जा सके और लोगों को मतलब बहुत फायदा हो जाए इससे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने तथा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ब्रिज कोर्स शुरू करवाए जाने की मांग को लेकर समय सेवी शिक्षण संस्थान संघ ने समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। निजी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारियों ने समाज कल्याण अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा को ज्ञापन देकर जिले में सरकारी स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने तथा ईंट भट्टों पर काम कर रहे बच्चों की शिक्षा के लिए ब्रिज कोर्स आरंभ किए जाने की मांग की। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिला पंजाब से सटता हुआ जिला है और यहाँ नशे का काफी प्रचलन है। यहाँ के युवा नशे की गर्त में खोते जा रहे हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर बड़े प्रयासों की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यहाँ सरकारी स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के जरिए छोटे बच्चों के लिए पहले जो ब्रिज कोर्स चलाए जाते थे, भट्टों पर ही ब्रिज कोर्स की शुरुआत कर बच्चों को शिक्षा जोड़ा जाए ताकि बच्चे शिक्षित हो सकें। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती अर्चना शर्मा जी आज हमारे बीच हनुमानगढ़ पधारे। उनका वेलकम किया हमने और स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 2-3 समस्याओं के बारे में हमने अवगत कराया कि हनुमानगढ़ जिला पंजाब का सीमावर्ती होने के कारण यहाँ नशा पूरी तरह से त्रस्त है। उसी के अंदर यहाँ नशा मुक्ति केंद्र प्राइवेट तो है परंतु सरकारी यहाँ कोई भी नहीं है,
जिससे कि क्या है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए यहाँ सरकारी नशा मुक्ति केंद्र के खोला जाए। उसी के साथ साथ जो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ब्रिज कोर्स चलाए जाते थे छोटे बच्चों के लिए ईंट भट्टों के ऊपर, भट्टे के अंदर लेबर 3 या 6 महीने आती है, उनके बच्चे स्कूल से नहीं जुड़ पाते हैं, उनके भट्टों के ऊपर ही ब्रिज कोर्स शुरुआत करके और उन बच्चों को वहीं शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि वो भी शिक्षित हो सके। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा के हनुमानगढ़ आगमन पर विप्र फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना शर्मा के हनुमानगढ़ आगमन पर विप्र फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक ने की। इस मौके पर बोलते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि विप्र फाउंडेशन द्वारा राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है, जिससे समाज की प्रतिभाएं तैयार होकर राजकीय सेवा में उच्च पद पर पहुँच सकेंगी। इसी तरह देशव्यापी स्तर पर अरुणाचल प्रदेश में 51 फीट की प्रतिमा तेज मूर्ति परशुराम विप्र फाउंडेशन द्वारा स्थापित की जा रही है, जिसकी भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा 15 दिसंबर को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। कार्यक्रम में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के पोस्टर का भी अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। श्रीमती अर्चना शर्मा ने विप्र फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने समाज से एकजुट होकर आगे आने की बात की। उन्होंने सभी ब्राह्मण संगठनों को भगवान परशुराम जी के एक बैनर पर आकर कार्य करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सभी धर्म व जातियों के कल्याण की बात करता है। उन्होंने सामाजिक समरसता के कार्य पर बल दिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अर्चना शर्मा के अलावा प्रहलाद शर्मा, LD तावड़िया, कालूराम शर्मा, विशाल पारिक, संतोष राजपुरोहित, रामकिशन पारिक, जसवीर शर्मा, दिनेश धादिच, अश्विनी पारिक, आनंद जोशी, लोकेश शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी अपने जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो विप्र फाउंडेशन की राजस्थान इकाई के द्वारा चल रहा है। वहाँ पे अपने बच्चों के लिए IAS वगैरह की जो भी तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाए और उसकी दूसरी मंजिल की भी छत अभी लग गई है, आपको जानकर हर्ष होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम जी की जो दिव्य मूर्ति है उसकी निर्माण कार्य के लिए एक रथ यात्रा जो चल रही है वो 15 दिसंबर को अपने यहाँ हनुमानगढ़ में पहुंचेगी। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि उस रथ यात्रा के अंदर भी आप लोग सब पधारें। 15 दिसंबर को हमको कार्यक्रम मिला है, एक 51 फीट की अलौकिक जो मूर्ति है भगवान परशुराम जी की वो बन रही है। विप्र फाउंडेशन की जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ विप्र फाउंडेशन यूँ तो सभी सामाजिक संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन की खासियत है विश्वसनीयता स्थापित हुई। उसका कारण है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा जो अरुणाचल प्रदेश में अब उसी प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसकी जिम्मेदारी विप्र फाउंडेशन को सरकार ने दी। इससे पता चलता है कि ये संगठन बहुत मजबूती के साथ समाज की तरक्की के लिए काम कर रहा है और मैंने देखा भी है। मैं इनके कई कार्यक्रमों में जाती हूँ, बहुत से सेटबैक्स भी आए लेकिन वे पीछे नहीं गए। और जहाँ बच्चों के विवाह की बात है, रोजगार सृजन में सहयोग करने की बात है, सामाजिक योजनाओं जो सरकार के माध्यम से जो योजनाएं आती है उसमें सहयोग की बात है। आज हमारे जो विप्र समाज की जो गौरव है डॉक्टर श्रीमती अर्चना शर्मा जी, जो कि पहली बार हनुमानगढ़ पधारी हैं समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद में, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे ब्राह्मण समाज की एक बेटी को सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो हमारे विप्र फाउंडेशन ने उनका पधारने पे स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया था और विप्र फाउंडेशन की जो हनुमानगढ़ इकाई जो कार्य कर रही है, तो जैसे अभी हमारे जो लोकेश शर्मा जी हैं वो पूजा अर्चक का कोर्स ब्राह्मणों के लिए निःशुल्क करवा रहे हैं और इसके साथ ही जो सरकार की योजना इंदिरा महिला शक्ति कौशल प्रशिक्षण संवर्धन योजना, उसका एक फोरम का भर के मैडम ने विमोचन किया है, पोस्टर्स का उद्घाटन किया है और जो परशुराम कुंड बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तेज मूर्ति परशुराम जी की जो 51 फुट की प्रतिमा लगाई जा रही है, अलौकिक तीर्थ स्थल के रूप में जो विकसित हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके लिए निमंत्रण के लिए रथ यात्रा जो 15 दिसंबर को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। तो इन्हीं सब कार्यक्रम से जो हमारे समाज के गौरव हैं उनका परिचय कराया गया। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय का खेल कूद उत्सव सोमवार को मनाया गया। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय का पहला वार्षिक खेल उत्सव सोमवार को मनाया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने 22 नवंबर से चल रही खेल कूद गतिविधियों में अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य RC देड़ू ने बताया कि विद्यालय में 22 नवंबर से बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक के बच्चों की खेल कूद गतिविधियां चल रही है। कक्षा, आयु वर्ग, ग्रुप व हाउस वाइज खेल कूद गतिविधियां हुई। सोमवार को फाइनल मुकाबले खेले गए। उन्होंने कहा कि अकेडमी के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खेल कूद गतिविधियां
गतिविधियों का भी बराबर महत्व है। सामाजिक कार्यक्रमों, खेलकूद गतिविधियां हो या स्काउट गाइड कार्यक्रम, हर आयोजन में केवी के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बच्चों को हर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के पूरे अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ जिले की बहुत बड़ी सौगात है। पूरे जिले में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय, इसमें बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय हनुमानगढ़ का आज वार्षिक खेल दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसकी गतिविधि 22 तारीख से शुरू हुई है। सभी कक्षा वाइज, हाउस वाइज, ग्रुप वाइज, जेंडर वाइज इवेंट्स हुए हैं। आज फाइनल इवेंट है और आज 100 मीटर, 200 मीटर रिले रेस और पेरेंट्स की भी इवेंट्स है, टीचर्स की भी इवेंट्स है अभी उद्घाटन के बाद में। और उद्घाटन कल्चरल आइटम के माध्यम से हुआ है, ग्रुप सॉन्ग भी हुआ है। एक स्किट आज स्वीप प्रोग्राम के ऊपर हमने करवाया है और बड़े उत्साह के साथ में हमारे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक वार्षिक खेल दिवस को मनाने जा रहे हैं। इस स्कूल के अंदर पहली बार हो रहा है पेंडेमिक के बाद में। इससे पहले पुराने स्कूल में हुए हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग के अंदर ऑफलाइन मोड में फर्स्ट स्पोर्ट्स डे है। इसका मकसद बच्चों का सर्वांगीण विकास है। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल एजुकेशन के फील्ड में पे सेटर इंस्टीट्यूशन है और हर क्षेत्र में हमारे बच्चे प्रगति करें, इसके अवसर हम देते हैं। चाहे खेल हो, चाहे स्काउट गाइड हो, NCSC हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कला उत्सव और एकेडमिक्स, सभी अभी एजुकेशन के इंटीग्रल पार्ट है और सभी के अंदर हम बच्चों को, हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चों के बहुत शानदार अचीवमेंट है। वार्ड संख्या 15 में लगभग 100 फुट ऊंचे पेड़ पर शाखाओं से उलझे एक पक्षी को आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सकुशल नीचे उतार लिया। जंक्शन के वार्ड नंबर 15 स्थित एक लंबे पेड़ पर कल शाम को एक पक्षी उलझ कर रह गया। इस दौरान वह पक्षी फड़फड़ाता रहा, लेकिन अपने आप को उस पेड़ से नहीं छुड़ा सका। पूरी रात उसने फड़फड़ाते और तड़फते हुए बिताई। इस दौरान सुबह वार्डवासियों को इस बात की जब जानकारी मिली तो वार्डवासियों ने वन विभाग को इस संदर्भ में सूचित किया। वन विभाग की टीम ने आकर के पक्षी का रेस्क्यू किया और JCB मशीन की मदद से पक्षी को जिंदा नीचे उतार लिया। इस दौरान पक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और पक्षी की चिकित्सा कर उसे पुनः उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 15 के भी काफी लोगों ने रेस्क्यू टीम का सहयोग किया और पक्षी को सकुशल नीचे उतारने में सफलता प्राप्त की। आज वार्ड नंबर 15 के अंदर एक सफेदा जो है लगभग 80 से 100 फुट की ऊंचाई के अंदर एक पेड़ था, जिसको कल शाम से एक पक्षी, एक बड़ा पक्षी वो लटका हुआ है, जो पतंग वाली डोर होती है, उस डोर से उसके पंख जो है बंध गए, उससे वो पूरा जो शरीर है उसका लटका हुआ है। और कल शाम से जो मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन वो ऊंचाई होने के कारण वो जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हमने प्रशासन को जगाने का काम किया। प्रशासन से कलेक्टर महोदय के ऑफिस में फ़ोन किया, SDM साहब से बात की, DFO शंकर जी से बात की मैंने खुद ने, और उन्होंने अब क्रेन वगैरह मंगाकर और वन विभाग के भी कर्मचारी यहाँ मौके पे आ गए। ये सब लोग लगे हुए हैं। अभी देखो कुछ क्षण में ये जो है पक्षी, हमारा सबका ही ध्येय है कि भी ये जीवित बचे, क्योंकि कल से ये जो है भूखा और प्यासा है, लटका हुआ है। तो जीव है, इस जीव को हम देखते देखते मरना नहीं चाहिए। इसमें सभी लोग हम प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही गए थे। जी बिल्कुल, बस से उससे लेके गए थे। नहीं हमारे को सूचना जनता ने सूचना दी, उनके सहयोग से बताया कि आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखेंगे हॉस्पिटल ले जाते हैं, पता लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।